आज हम पढ़ने वाले हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल में। हमने कल पढ़ रखा था बोहर्स रेडियस। आज हम पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट्स। तो हमारे पास जो दूसरा पॉइंट्स है बोहर्स एटॉमिक मॉडल में, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट्स इज इक्वल टू 2 पाई kZe² अपॉन NH। तो इसको हम आपको दिखा दे, वैसे ये याद कर लीजिए, हम आपको ड्राइव करके भी बता दे रहे हैं। जैसा कि हमको मालूम है एंगुलर मोमेंटम ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स इन n ऑर्बिट्स इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। इट इज इक्वेशन नंबर 1। और हमको ये भी पता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² अपॉन r इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स kZe² अपॉन r²। इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसमें क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब हम इन दोनों इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और r की वैल्यू हमने बहुत रेडियस बताई थी, उसकी भी वैल्यू इसमें पुट करेंगे r की जगह पर। तो इन दोनों के इक्वेशन को जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा v इज इक्वल टू 2 पाई kZe² अपॉन NH। हम इसलिए पूरा ड्राइव नहीं कर रहे हैं क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में डेरिवेशन नहीं पूछता है। और इसको और शॉर्टकट में कर लें, जैसे हमारे पास पाई और ये k की जो वैल्यू होती है और h और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, कांस्टेंट होते हैं। इनमें से सिर्फ एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ ऑर्बिट यही वेरिएबल्स हैं। तो बाकी जो कांस्टेंट वाले उनका हम मैग्नीट्यूड रख देंगे तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा कुछ इस तरह का आएगा। यहाँ पे लिख रखा है v इज इक्वल टू 2.187 इंटू 10⁻6 इंटू Z/n मीटर पर सेकंड होगा। ठीक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। इससे हमारा ये निष्कर्ष निकलता है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Z/n। जहाँ पे Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर, n क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, कह रहा है कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है तो आपका टाइम ना वेस्ट हो, तो इसलिए हम इसी को समझा दे रहे हैं आपको। यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे पास, जैसे कि आपको पता ही है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 2.187 इंटू 10⁻6 इंटू हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है 1 एंड नंबर ऑफ ऑर्बिट 1। फिर उसके बाद उसको जब कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे तो 1 का जो होगा यहाँ पे 1 मल्टीपल, वो तो 1 ही, मतलब अगर किसी भी वेरिएबल नंबर या मैग्नीट्यूड नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रिमेन सेम ही रहता है। तो यहाँ पे हमारा जो फाइनल रिजल्ट होगा 2.187 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड आंसर हो जाएगा। अब इसका रिलेशन भी दे रखा है, कभी हो सकता है एग्ज़ाम में ये रिलेशन आ जाए, तो आपको अगर याद रहेगा तो आप जल्दी कर लेंगे, सेकंडों में हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये याद रख लीजिएगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 1/137। ठीक, हमारे पास इसमें भी अलग अलग केसेस हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन में, जैसे हम पिछले लेक्चर में बोहर्स रेडियस में पढ़े थे। तो जब हम केस नंबर 1, जब हम सेम एटम लेते हैं
तो जब दैट इज सेम एटम मीन्स होता है एटॉमिक नंबर कांस्टेंट, इसलिए वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ ऑर्बिट। इससे पता चला अगर हम नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज करेंगे तो ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे देखो हमारा नंबर ऑफ ऑर्बिट 1 2 3 4 इंक्रीज हो रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो सबसे ज़्यादा इसका होगा, देखो डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे उसको थ्योरी के फॉर्म में लिख दिया है, ऑन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑर्बिट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। और केस नंबर 2 दे रखा है, पढ़ लेते हैं। फॉर सेम ऑर्बिट, जब हमारा ऑर्बिट क्या हो, सेम हो, दैट इज एन जो होगा कांस्टेंट होगा, तब हमारा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा इन एन ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर जेड। तो उसको हम थ्योरी के फॉर्म में कुछ इस तरह से पढ़ते हैं, ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एटॉमिक नंबर। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबसे कम होता है 1 होता है, तो इधर देखो हीलियम 2, लिथियम, ये लिथियम है, लिथियम 3। तो यहाँ पे हमारा एटॉमिक नंबर इंक्रीज, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऑर्बिट में इंक्रीज होगा। इसी प्रकार हमारे पास एक क्वेश्चन है, देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन ये है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अभी आपको पिछले लेक्चर में बताया था एक्साइटेड स्टेट क्या होता है। अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का है तो इसका मतलब होता है एन की वैल्यू जो होगी 2 होगी, मतलब एक इजाफा कर देंगे, एक क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि ग्राउंड स्टेट की एन की वैल्यू 1 होती है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 होती है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज x यूनिट, तो देन कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ लिथियम 2+। तो यहाँ पे सोल्व किया हुआ है, तो इसी को हम बता दे रहे हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+, इसी में पूछा है। ग्राउंड स्टेट मीन्स होता है n = 1, ठीक। इसका आंसर हमें पूछा है, और अपान कर देंगे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट। ये क्या होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मीन्स होता है सेकेंड ऑर्बिट। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू, ये जो हमारे पिछले अभी पीछे जो पढ़े हैं फार्मूला, उसके ये वैल्यू है 2.187 × 10⁶ सेम रहेगा दोनों में। और यहाँ पे क्या होता है, वेरिएबल जेड अपान एन होता है। तो यहाँ पे जेड क्या है, 3 है, और एन कितना है, 1 है। और यहाँ पे हमारे पास जेड कितना 1 है और एन कितना 2 है, तो 1/2। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/1/2, तो 2 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 6/1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6/1 मीन्स होता है 6, ठीक। वो एक नहीं लिखोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट यानी कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम में कितना था, x था, उसको x रख देंगे। तो x का इधर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ लिथियम 2+ इज इक्वल टू 6x यूनिट हो जाएगा। अब हमारे पास जो तीसरा पॉइंट, जब हमारे पहले हमने पढ़ा था बोहर्स रेडियस और दूसरा क्या पढ़ा था, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब तीसरा हम पढ़ेंगे टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। तो देखो हम टाइम पीरियड हमने पढ़ा है फिजिक्स में, ज़्यादातर पढ़े सर्कुलर मोशन में। टाइम पीरियड 2πr, ये 2πr/v, या टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π/ω, ये सब हमने पढ़ा है ना। तो यहाँ पे टाइम पीरियड कैपिटल T इज इक्वल टू 2πr/v, ठीक। तो जैसा कि आपको पता है रेडियस r जो था वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, n² और v किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, z/n। तो यहाँ पर ये फार्मूला आप देख लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा। ड्राइव करना सही नहीं है क्योंकि कंपटीशन में डेरिवेशन नहीं पूछता है। तो यहाँ पे कैपिटल T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n³ / h³ 4πr² mk² z²e⁴। अब आपको हम ये जो निष्कर्ष है, टाइम पीरियड कैपिटल T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n³ z², इसको हम आपको समझा दे रहे हैं ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे। देखो हमारे पास टाइम पीरियड कैपिटल T इज इक्वल टू 2πr/v। तो जैसा कि ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे टाइम पीरियड कैपिटल T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा r/v। जैसा कि आपको पता है
बोहर रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एन स्क्वायर अपॉन जेड, एंड हमारा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था जेड अपॉन एन। अब इसको हम जब सोल्व करेंगे तो एन ऊपर चला जाएगा, तो एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर। इससे पता चला टाइम पीरियड टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर होगा। तो यहीं पे हमारा देखो निष्कर्ष था, टाइम पीरियड कैपिटल टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर। अब हमारे पास क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम पीरियड। तो हम पढ़ेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में पूछ रहा है फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट में जो कितना टाइम पीरियड होगा, इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करेगा कितना टाइम पीरियड लगेगा, तो उसका रेशियो पूछा है। तो यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में यहाँ पे का टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम अपॉन टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू, हमारे पास निष्कर्ष जो निकाले थे एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे एन की वैल्यू 1 है और जेड दोनों में सेम है, ठीक, क्योंकि एटम सेम है तो 1 स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 को अगर हम 1 की पावर n कर दें तब भी वो 1 ही रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे ओवरऑल 1 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, सेकंड पीरियड सेकंड ऑर्बिट है, ठीक। जब सेकंड ऑर्बिट है तो n की वैल्यू क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो 2 का क्यूब जो हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 1 का कोई भी पावर हो तो वो 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओवरऑल यहाँ पे 8 आ जाएगा, तो 1/8। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 1/8 आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे इन द बोहर्स एटॉमिक मॉडल में, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट्स। जैसा कि आपको पता है फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, ठीक। तो कंक्लूजन यहाँ से ये निकला, जैसे कि आपको पता था टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर। तो उसको हम इन्वर्स कर देंगे, ये क्या है रेसिप्रोकल, उसको हम इन्वर्स करके उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी का कंक्लूजन आ जाएगा। तो यानी कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे पास 5वां जो पॉइंट है बोहर एटॉमिक मॉडल में, वो क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा रखा था, एंगुलर मोमेंटम जो होता है mvr इज इक्वल टू n मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई होता है, ठीक। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, n क्या हो जाएगा, ये h प्लैंक कांस्टेंट होता है, और 2 पाई ये क्या होता है, ये भी कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब ये है, निष्कर्ष निकल रहा है, एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n, ठीक। तो हमारे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम एटम्स। जैसे कि आपको पता है एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन, दैट इज नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक। यहाँ पे एटॉमिक नंबर का कोई लोचा नहीं है, कोई भी एटम हो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ऑन द एंगुलर मोमेंटम। क्यों, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन। तो यहाँ पे हमारा क्या है, सेकंड ऑर्बिट एंड थर्ड, तो 2/3 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास 6 पॉइंट्स जो है, अब हमारे पास 6th पॉइंट है इन द बोहर्स एटॉमिक मॉडल में, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसे हम एनर्जी ऑफ ऑर्बिट भी कह सकते हैं, ठीक। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, टोटल एनर्जी जो होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv² होता है, ठीक। और पोटेंशियल एनर्जी भी हम आपको बता दे रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है -kZe² अपॉन r होता है। ये हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर्स में। तो वहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है चार्ज की, वहाँ पे होती है -kQ1 Q2 अपॉन r। तो उसी से हम लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे -kZe का क्या क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीपल करेंगे तो -kZe² अपॉन r, ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। और हमारे पास काइनेटिक एनर्जी पता ही है, हाफ mv², तो v की वैल्यू क्या रख देंगे, वेलोसिटी की ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ kZe² अपॉन r, ठीक।
काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, और क्या होता है, एच, जैसे कि आपने पढ़ा होगा आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पे इंसिडेंट जो एनर्जी होता है एच म्यू इज इक्वल टू होता है वर्क फंक्शन एच म्यू नॉट प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। उसी से यहाँ पे हम ड्राइव करते हैं। तो मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम लेफ्ट की तरफ यहाँ पे बता दे रहे हैं आपको। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे होता है, इंसिडेंट एनर्जी जो होता है एच म्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन एच म्यू नॉट, ये थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी होता है, ठीक, प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जब निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, ठीक, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे एच कॉमन हो जाएगा, तो एच इज इक्वल टू हो जाएगा फ्रिक्वेंसी म्यू माइनस म्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, यही हमारे क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आल्सो, काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो इक्वल टू होता है एच कॉमन म्यू माइनस म्यू नॉट, यहाँ पे म्यू क्या फ्रिक्वेंसी और म्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। और पोटेंशियल एनर्जी आप सबको पता है, या पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर अपन आर। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, दोनों का समेशन कर देंगे टोटल एनर्जी, तो यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल क्या आ जाएगा, जब समेशन करेंगे काइनेटिक एनर्जी जो होता है प्लस हाफ के जेड ई स्क्वायर अपन आर होता है, और ऐड करेंगे माइनस के जेड ई स्क्वायर अपन आर स्क्वायर, तो जो टोटल एनर्जी आएगा इक्वल टू होगा माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर अपन आर, ठीक। यहाँ से कंक्लूजन जो हमारा निकल रहा है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा निगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी के निगेटिव के क्या होगा, इक्वल होगा। और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होगा 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी होगा, ठीक। एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होगा निगेटिव ऑफ 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये रिलेशन है, कभी कभी एग्जाम में रिलेट करके ऑप्शन दे देता है, तो ये आप कर सकते हैं। और हमारे पास कंक्लूजन में जो सेकंड पॉइंट है, ई जो मतलब ये टोटल एनर्जी है इज इक्वल टू होता है माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ठीक। और आर की जो वैल्यू होती है ये आपको हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा रखा था, तो उसका जो वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का आ जाएगा, ठीक। क्योंकि आर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर अपॉन जेड, तो एन स्क्वायर तो नीचे रहेगा, जेड ऊपर चलेगा, तो जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर हो गया, ठीक। तो एनर्जी ई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना, क्योंकि इसके बेस्ड पर बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं। और निष्कर्ष इससे ये निकल रहा है, टोटल एनर्जी जो हो जाएगी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द निगेटिव ऑफ जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रखे हैं, इनको भी देख लेते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल, 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4.2 जूल होता है। एंड 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होते हैं, एवोगाड्रो नंबर। यहाँ पे इम्पोर्टेंट लाइन लिख रखा है, निगेटिव साइन ऑफ एनर्जी इंडिकेट, जितना ज़्यादा निगेटिव साइन होगा ऑफ एनर्जी वो इंडिकेट करेगा, सूचित करेगा अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। मोर निगेटिव एनर्जी इंडिकेट मोर अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक। जैसे कि आप जानते हैं एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 13.6, ये तो सब में रहेगा सेम, इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट है, यानी कि एन की वैल्यू 1 और एटम क्या है हाइड्रोजन, तो जेड की वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 का क्या हो जाएगा, ओवरऑल 1 हो जाएगा। तो यानी कि आंसर जो हो जाएगा, एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज इक्वल टू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम हो जाएगा, ठीक। ये आंसर हमारा हो गया।
अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। जब सेकंड ऑर्बिट कह दे तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एन की वैल्यू, एन की जगह पर क्या करेंगे 2 रख दें, तो 2 का क्या हो जाएगा 4, 1/4, तो उसका क्या करेंगे -13.6 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो जो हमारा सेकंड ऑर्बिट की जो एनर्जी होगा इन द हाइड्रोजन एटम इक्वल टू होगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ये 4th लेवल तक हमारे पास एनर्जी की जो है न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है। इसको याद कर लेंगे तो आपको न्यूमेरिकल को प्रॉब्लम जो एग्जाम में आते हैं उनको सॉल्व करने में आसानी होगी और कम टाइम लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट के इन हाइड्रोजन एटम्स, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट्स एंड फोर्थ ऑर्बिट्स के करस्पॉन्डिंग एनर्जी दे रखे हैं। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट का -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एंड नेक्स्ट जो है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एंड -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इनको याद कर लो ताकि आपको आसानी रहे। यहाँ पे क्या है, केस 1 इन एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स फॉर सेम एटम दैट इज जेड क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो एनर्जी क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एनर्जी जो हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा नेगेटिव ऑफ एन स्क्वायर। ठीक, जितना ज़्यादा एन स्क्वायर होगा, ठीक, तो उतना ये कम होना चाहिए ना, लेकिन एनर्जी क्या होगा ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन दे रखा है, तो ये जितना ज़्यादा होगा इन्वर्स में ज़्यादा होगा, तो उतना कम ये नहीं होगा, वो उतना ही ज़्यादा ये होगा, क्यों, क्योंकि मिनिमम निगेटिव हो जाएगा ना, जितना ये ज़्यादा होगा तो उतना कम निगेटिव होगा, और जितना कम निगेटिव होगा उतना क्या हो जाएगा, कम अट्रैक्शन होगा, और जब कितना कम अट्रैक्शन होगा उतना अब क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस से दूर होगा, तो उतना जब न्यूक्लियस से जितना दूर ऑर्बिट होगा उसकी एनर्जी उतना ही ज़्यादा होगी। ठीक, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, ऑन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑर्बिट, हम ऑर्बिट की नंबर इंक्रीज करते हैं तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज होता है। ठीक, तो वही है, ठीक, जैसे देखो ऑर्बिट की संख्या इंक्रीज कर रहे हैं तो एनर्जी भी इंक्रीज होती है। मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है वो 0 होती है एट द इनफाइनाइट स्टेट, यदि n इज इक्वल टू क्या हो जाए इनफाइनाइट हो तो उसकी क्या होती है मैक्सिमम एनर्जी, और वो मैक्सिमम एनर्जी की जो मैग्नीट्यूड होता है 0 होता है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ नोट में दे रखा है, तो ये क्या आ जाते हैं एग्जाम में डायरेक्टली, इसका आ जाता है ऑप्शनल क्वेश्चन हैं, तो ऐसे ही डायरेक्ट ऑप्शन में दे देगा, तो करेक्ट मतलब ट्रू और फॉल्स सेलेक्ट करना होता है, तो यही दे देगा, तो आपको ट्रू और फॉल्स चॉइस करना है। तो यहाँ पे दे रखा है एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड एनर्जी ऑफ सेकंड ऑर्बिट्स ऑफ हीलियम प्लस एंड थर्ड ऑर्बिट्स लिथियम 2+, फोर्थ ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3+। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं फॉर्मूले में क्या है, जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर, तो यहाँ पे जेड की वैल्यू 1 की स्क्वायर करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 2 तो जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 और 2 के स्क्वायर करेंगे तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, सभी का जो एनर्जी की जो वैल्यू आ जाएगी वो होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा पर एटम। ठीक, तो सेम हो गया। अब हमारे पास है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, हमारे पास हीलियम प्लस आयन है उसके फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कैलकुलेट करना है, तो इक्वल टू हो जाएगा -13.6 इंटू जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम 2 रख देंगे, 2 का 4 हो जाएगा, और फर्स्ट ऑर्बिट का 1 के स्क्वायर करेंगे 1, तो यहाँ पे क्या देंगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर हो जाएगा। केस सेकंड जो है इन एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स में, तो सेम ऑर्बिट जब करेंगे एन कांस्टेंट हो जाएगा, तो एनर्जी ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेगेटिव ऑफ जेड स्क्वायर। यहाँ पे देखो अगर हम जेड इंक्रीज करते हैं तो नेगेटिव वैल्यू क्या होगी इंक्रीज, जब नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज होगी तो मोर अट्रैक्शन होगा, तो एनर्जी क्या हो जाएगी मिनिमम हो जाएगी। तो जब एनर्जी कम होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेंगे तो एनर्जी क्या होगी डिक्रीज होगी, तो यही थ्योरी के फॉर्म में लिखा हुआ है आगे, ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिट डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर इसका सबसे कम है, जब इसका सबसे कम होगा तो सबसे कम नेगेटिव एनर्जी होगा, सबसे कम नेगेटिव होगा तो यहाँ पे क्या होगा सबसे ज़्यादा एनर्जी इसी का होगा ना। अब हमारे पास क्वेश्चन है कैलकुलेट द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो देखो हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट की जब एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, और सेकंड ऑर्बिट जब कैलकुलेट करते हैं तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आता है। अब ये आप सब निकाल सकते हैं। ठीक, अब उसका जब डिफरेंस करेंगे E2 - E1 तो यहाँ पे हमारा जो फाइनल जो रिजल्ट आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आंसर हो जाएगा। हमारे पास केस थर्ड जो है इन एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स में
यहाँ पे देखो जब हम क्या करते हैं, देखो पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऑन मूविंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियस से हम दूर की तरफ मूव करते हैं तो एनर्जी डिफरेंस जो होता है बिटवीन कंजक्टिव ऑर्बिट्स क्या होता है, डिक्रीजेज होता है। हम इसको आपको बना कर समझा दे रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है, और ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट। ठीक, ये थर्ड ऑर्बिट्स है। तो हम जब हमारा ये फर्स्ट ऑर्बिट और सेकेंड ऑर्बिट का जब एनर्जी डिफरेंस निकालते हैं इसका, तो ये जो एनर्जी डिफरेंस होता है, और ये सेकंड ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट्स, और ये थर्ड ऑर्बिट्स और सेकंड ऑर्बिट का जो एनर्जी डिफरेंस निकालते हैं, ये इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं एनर्जी डिफरेंस 2। तो जब एनर्जी डिफरेंस निकालते हैं तो यहाँ पे सक्सीडिव जो आउटर साइड में जाते हैं एनर्जी डिफरेंस, वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, यानी कि 2 ग्रेटर देन 1। यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट, ये क्या है, कंजक्टिव ऑर्बिट्स हैं। एक के बाद क्या है, दूसरा, 2 के बाद 3, तो 2 का जो कंजक्टिव ऑर्बिट्स यहाँ पे है 3 है, तो 3 में से 2 ऑर्बिट का जो एनर्जी घटाएंगे तो ये एनर्जी डिफरेंस और ये एनर्जी डिफरेंस, ये क्या हो जाएगा, जब हम आउटसाइड मूव करेंगे तो ये एनर्जी डिफरेंस इंक्रीज होगा। ऐसे हम जब फोर्थ पे जाएंगे तो इसका सबसे ज़्यादा होगा, फिर फिफ्थ में जाएंगे तो इसका सबसे ज़्यादा होगा। ठीक, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। E2 माइनस E1 क्या होगा, सबसे कम होगा, और जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जाएंगे तो E4 माइनस E3 वो क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अभी आपको बताया था पीछे क्वेश्चन में E2 माइनस E1 किया था, तो यहाँ पे E3 माइनस E1 कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12.091009 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास कंक्लूजन निकल कर आ रहा है, तो उसको हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। देखो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर की तरफ भागते हैं तो ऑर्बिट्स की संख्या इंक्रीज, जब ऑर्बिट के नंबर इंक्रीज हो तो एनर्जी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब एनर्जी डिफरेंस जो होता है E2 माइनस E1, E3 माइनस E2, E4 माइनस E3, अभी आपको हमने पढ़ाया था। E2 माइनस E1 करेंगे तो इसकी जो एनर्जी डिफरेंस होती है सबसे, E3 माइनस E2, E4 माइनस E3, ठीक, एक मिनट, यहाँ पे हमें आपको पढ़ाया था ऑन मूविंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियस हम दूर मूव करते हैं तो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन कंजक्टिव ऑर्बिट क्या होता है, डिक्रीजेज होता है। ठीक, डिक्रीजेज होता है। देखो E4 माइनस E3 ये क्या है, सबसे कम है। कंजक्टिव ऑर्बिट, देखो कंजक्टिव ऑर्बिट के जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो क्या होता है, डिक्रीजेज होता है। लेकिन यहीं पर अगर हम E2 माइनस E1 करते हैं, E3 माइनस E1 कर दें, E4 माइनस E1 कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, इसके सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो वही नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, E2 माइनस E1, E3 माइनस E2, E4 माइनस E3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको समझ में आ गया, मैं समझा दे रहा हूँ आपको अच्छे से। देखो ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट्स, फोर्थ ऑर्बिट्स। ठीक, तो ये हमारी सबसे कम इसकी एनर्जी होती है, फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट्स एंड फोर्थ ऑर्बिट। तो यहाँ पे हमारे जो फर्स्ट पॉइंट्स है वो तो आपको समझ में आ गया, सबसे ज़्यादा इसकी एनर्जी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, एनर्जी डिफरेंस निकाला हुआ है बिटवीन कंजक्टिव ऑर्बिट्स, यानी कि अगर हम सेकंड ऑर्बिट्स की जो एनर्जी है वो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी घटा देंगे तो ये वाली जो एनर्जी डिफरेंस होगी सबसे ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द आउटर साइड्स, थर्ड ऑर्बिट्स माइनस, थर्ड ऑर्बिट्स माइनस और सेकंड ऑर्बिट्स। इसी प्रकार फोर्थ ऑर्बिट्स की जो एनर्जी होगी, थर्ड ऑर्बिट्स की एनर्जी घटा देंगे तो ये वाली सबसे कम होगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्या उसकी होगी, इसकी होगी। और यही, और थर्ड पॉइंट जो कह रहा है, यही हम जब कर दें सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी वो हम ग्राउंड स्टेट जो होता है ये एनर्जी जब घटा देंगे तो ये हम मान लेते हैं इसको हम x। ठीक, और इसी प्रकार हमारा थर्ड ऑर्बिट की जो एनर्जी होता है उसमें से ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी होती है उसको हम जब घटा देंगे तो ये ओवरऑल इसको हम मान लेते हैं y। इसी प्रकार हमारे पास फोर्थ ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है उसमें से ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी है वो घटा देते हैं तो हमारे पास ये क्या है, z है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, z सबसे ज़्यादा होगा। देखो कितना है, स्टिक ये क्या है, लाइन बड़ी है, तो z वाली सबसे ज़्यादा होगी, फिर उसके बाद y होगी, फिर ये हमारे पास क्या है, x, ये x है। ठीक, तो यहाँ पे z ग्रेटर दैन y ग्रेटर दैन x, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है E4 माइनस E1 ये सबसे ज़्यादा होगा, E4 माइनस E1 क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। फिर E3 माइनस E1, ये देखो E3 माइनस E1 वो y, फिर उसके बाद क्या है E2 माइनस E1, E2 माइनस E1 x,
एक सबसे कम होगा। ठीक, अब ये क्वेश्चन है, देख लीजिए, अब तो कर ही लेंगे। कैलकुलेट द रीजन ऑफ, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट्स ऑफ लिथियम टू सेकंड ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन। तो फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ लिथियम जब करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर। तो लिथियम का यहाँ पे 9 हो जाएगा और 1 के स्क्वायर 1 करेंगे, ये तो दोनों में सेम है तो मैग्नीट्यूड कट जाएगा। और यहाँ पे क्या है, 1 के स्क्वायर करेंगे 1 और 2 का 4, तो यहाँ पे 1/4 और ये 4 ऊपर जाएगा 36:1 हो जाएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट्स ऑफ लिथियम 2 प्लस इज -x यूनिट, देन कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ सेकंड ऑर्बिट्स ऑफ हीलियम प्लस। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एनर्जी ऑफ सेकंड ऑर्बिट्स ऑफ हीलियम प्लस, ये कैलकुलेट करना है। हमारे पास गिवन है एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट्स ऑफ लिथियम 2 प्लस। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है सेम होती है। और यहाँ पे जेड स्क्वायर अपन एन स्क्वायर, जेड यहाँ पे 2 है, 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा और एन की वैल्यू 2, इसका भी 4 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, जेड की वैल्यू 3 है, 3 के स्क्वायर 9 और 1 के स्क्वायर करेंगे 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/9 आ जाएगा। तो 1/9 और हमारे पास इसकी जो ऊपर जो वैल्यू है हमारे पास वही कैलकुलेट करना है। और नीचे वैल्यू हमारी गिवन है -x, तो यहाँ पे क्या करेंगे, -x जब रखेंगे तो इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई को, तो यहाँ पे -x है तो यहाँ -x यहाँ पे जाकर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो E2 जो हो जाएगा, एनर्जी ऑफ सेकंड ऑर्बिट्स ऑफ हीलियम प्लस इज इक्वल टू -x/9 आंसर हो जाएगा। ठीक, थैंक यू।